हाय बच्चों बाड़ी, आज हम शुरू कर देते हैं यार रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स का रैपिड रिवीजन। तो भाई पेड़ पौधे किस तरह से रिस्पायर करते हैं इस पे पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। एंड ओवरऑल ये चैप्टर से काफी सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, हाई वेटेज चैप्टर रहता है, इसलिए इसको जल्द से जल्द कम से कम समय में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज की इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, रैपिड रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यार सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो एक्चुअली रेस्पिरेशन हो रहा है वो तीन तरीके से चल रहा है, ठीक है। इनिशियली दे आर डिवाइडेड इनटू एरोबिक एंड एनारोबिक, एंड एनारोबिक में फर्दर आपका दो तरह से फर्मेंटेशन चलती है, अल्कोहलिक एंड योर लैक्टिक एसिड। बस इतना तुमको मेजर मेजर चीजें पता होनी चाहिए। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जहां पे ऑक्सीजन, एरोबिक का मतलब ही क्या है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सबको ब्रेक कर दिया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एंड बच्चे ये एक्चुअली क्या है, दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें कि अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट मिलता है दैट इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपको यहाँ पे टोटल 38 एटीपी है, याद रखनी है सबको भाई, ये नंबर सबको पता होना चाहिए। एरोबिक में कितना टोटल एटीपी, 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है आपका, एंड इट इज अ हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस। और साथ में यहाँ पे CO2 और H2 आपके बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड बच्चे देखो, चाहे किसी भी तरह की रेस्पिरेशन हो, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, इन सभी में एक प्रोसेस बड़ा ही कॉमन रहता है, दैट इज आपका ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें कि आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एंड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और अल्टीमेटली हमको यहाँ पे पायरुवेट या पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस आपका डेफिनेटली हर जगह होगा, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो। एनारोबिक की बात करें तो ये एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, जहां पे आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या चल रहा है, आपकी ये रेस्पिरेशन चल रही है। दो तरह से दिखते हैं, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। अल्कोहलिक में आपका जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो अल्कोहल बन रहा है, जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, है ना। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट में दिखता है ये। एंड अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की, तो ये मसल सेल्स में और कुछ आपके बैक्टीरियाज में ये होता है, जहां पे आपका लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इसको कौन कैरी आउट कर रहा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम या इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज योर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे एक्चुअली आपके काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, अभी इसको हम डिटेल में, एरोबिक को हम पूरा डिटेल में करेंगे। एंड बच्चे ये इससे जो आपकी एनर्जी यील्ड आती है वो बहुत कम आती है। इनफैक्ट अगर हम सिर्फ एटीपी की बात करें तो केवल दो दो एटीपी यहाँ से हमारा जो है फॉर्म होता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एक्चुअल प्रोडक्ट है। ग्लाइकोलाइसिस में आपकी 2 एटीपी नेट गेन होती है, वही यहाँ अल्टीमेटली फॉर्म हो रही है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे अलग से एटीपी नहीं बनती। लेकिन अगर हम बात करें आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो यार यहाँ पे तुम्हारा जो है पूरा कंप्लीट एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बहुत ज्यादा। इसके कंपैरिजन में तो आप देख सकते हैं टोटल 38 एटीपी का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट चलता है और ये हर सेल में हो रहा है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का जो टूटना है ना, ये हर आपके रिएक्शन में होगा, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो। सो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ये 10 स्टेप्स में होता है, जिसमें कि इनिशियली आपका जो इनिशियली जो ऊपर की 5 रिएक्शन होती है, इसको हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लिखा भी है, ठीक है, इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, जहां पे अभी ये प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे एटीपी का एक्चुअली यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ना एटीपी यूटिलाइज होगी, एटीपी का यूज होगा, और अल्टीमेटली आपको यहाँ से क्या मिलता है, आपको यहाँ से पे ऑफ भी मिलता है। जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वहां से पे ऑफ भी मिले, राइट। सो ये इस फेज को बोला जाता है पे ऑफ फेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आपकी 2 एटीपी का खर्चा हो रहा है तो आपको यहाँ से, है ना, इंटरेस्ट के साथ क्या मिलती है, टोटल 4 एटीपी मिलती है। तो अगर मैं पूरा नेट इस ओवरऑल प्रोसेस में बात करूं तो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हो रहा है हमारे पास में, टोटल 2 एटीपी का नेट गेन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया।
बाकी इनके सारे एंजाइम्स याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो एक दो इंपॉर्टेंट है आपकी शुरू वाली रिएक्शन के, वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो हमारे पास में पायरुवेट आता है, ये पायरुवेट अल्टीमेटली हर जगह फॉर्म हो रहा है। अब इसके कई सारे फेट हैं, या तो ये क्या करेगा, या ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट बनेगा, या अल्कोहलिक का, या फिर आपके जो है इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड अगर बना देगा, तो यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज उस पे काम करके लैक्टिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो ये सारी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वहां पे होगी, तो यानी कि ये 3 फेट्स आपके पायरुवेट के रहते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ ये एरोबिक में एंटर करता है, तो अगर ये एरोबिक में एंटर करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले इनिशियली एक स्टेप चलता है यहाँ पे, जिसमें कि पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, सबसे पहले तो आपको एक कोएंजाइम मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है, साथ में आपको NAD प्लस चाहिए होता है, एंड यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इज वर्किंग ऑन इट। यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ काम करता है। ठीक है बच्चे, एंड इस रिएक्शन के दौरान आपका एक CO2 बाहर निकल जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दैट हैज अकर्ड, है ना, ये सबसे पहले आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एरोबिक पूरे प्रोसेस में हुई है। बात सबको समझ में आई। अब यहाँ से जो मेरा एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हुआ है, ये एंटर करता है मेरे सिट्रिक एसिड साइकिल में, जिसको हम TCA साइकिल बोलते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट TCA साइकिल है स्टूडेंट्स। TCA साइकिल को अगर आप देखें तो क्या हुआ, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए जो मेरा फॉर्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये भी चीजें आपको याद रखनी है कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ होता है, साइटोसॉल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद आपका पायरुवेट जो है वो एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पे उसके मैट्रिक्स में आपका ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही वहां पे TCA भी चल रही है। ठीक है, तो ये दोनों इवेंट्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस आपका साइटोसॉल में होता है। नाउ यहाँ पे इट एंटर्स एट दिस पाथवे, जहां पे द फर्स्ट एक्सेप्टर हियर इज योर ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसको एक्सेप्ट करता है और बनाता है आपका सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट बनाता है जो कि 6 कार्बन का है, एंड दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जिसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाएगा। उसके बाद में सिंपली आपका सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रेट में बदल जाता है, जिसको हम आइसोमराइजेशन, सिंपली आइसोमर फॉर्म हुआ सिट्रेट से आइसोसिट्रेट। नाउ स्टूडेंट्स, ये आइसोसिट्रेट फर्दर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन का था, 5 कार्बन का हो गया। यहाँ पे सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन हुई, दिस इज द फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे एक CO2 आपका जो है यहाँ से बाहर निकला। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन इन योर कैल्विन्स इन योर TCA साइकिल। ठीक है, ये TCA साइकिल की पहली डीकार्बोक्सिलेशन है, लेकिन इससे पहले एक डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ भी ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक CO2 बाहर निकल गया, जहाँ पे कि आइसोसिट्रेट आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आपका NADH भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका NADH भी प्रोड्यूस होता है। इसके बाद बच्चे सेकेंड आपकी डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ होगी, जहां से ये 5 कार्बन से ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा, फिर से एक CO2 निकलेगा, जिसमें कि आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, एंड हियर अगेन आपका NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जहां पे सिंपली कुछ नहीं हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम आपका सक्सिनेट में बदल जाता है। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में बदल गया। अगेन ये सिर्फ एक सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन चली है, जहां पे आपका जो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, जो GDP प्रेजेंट होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू GTP। ठीक है, ये फॉस्फोराइलेशन हुआ है, GDP आपका GTP में बदल जाता है, और बच्चे यही GTP अल्टीमेटली आपका ATP में बाद में बदल जाएगा, जिसको हम एनर्जी करेंसी के फॉर्म में यूज कर लेंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको बार बार बता दी, चाहे GDP हो, CTP हो, TTP हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली हम उसको ATP में बदल सकते हैं, जिससे कि वो एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट होगी उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन, जहां सक्सिनेट से फ्यूमरेट में बदलेगा। इसमें क्या होगा, आपका FADH2 का फॉर्मेशन होता है। इस वाली साइकिल में क्या होगा, FADH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका हाइड्रेशन होगा, जहां पे सिंपली फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा। ठीक है, एंड उसके बाद लास्टली ये आपका मैलेट से वापस से रीजनरेट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, यहाँ पे फिर से एक और NADH का फॉर्मेशन हुआ। तो 3 जगह मेरा NADH बना, यहाँ बना, यहाँ बना,
बना, यहाँ बना, एक जगह मेरा FADH2 बना और एक मेरा ATP। आपको पता है ये सारे ही एनर्जी के सोर्सेज है, ठीक है, ये सारे एनर्जी के सोर्सेज है। एक NADH से 3 ATP मिलता है, एक FADH2 से मुझे 2 ATP मिलता है, और यहाँ जो GTP है उससे तो ATP मिल ही गया है, ठीक है। इसके अलावा 3 CO2 मेरे यहाँ बाहर निकल चुके हैं, एक CO2 यहाँ निकल गया, 2 CO2 मेरे यहाँ निकल चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अल्टीमेटली मेरा जो आउटपुट आया, 2 CO2 मेरा आया TCA में, 3 मेरे NADH फॉर्म हुए, एक मेरा FADH2 और एक मेरा ATP, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, सबको ये समझ में आ गया। यहाँ पे भी सवाल आते हैं। अब इससे हम पूरा आपका ना रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। नाउ अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक लास्ट प्रोसेस आएगा जहाँ पे अल्टीमेटली आपके जितने भी ये प्रोडक्ट्स थे, NADH, FADH2, इन सभी से अल्टीमेटली ATP प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव दिस एंटायर ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि वी हैव डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहले तो भाई इनके कॉम्प्लेक्सेस जरूर याद करने हैं, डायरेक्ट सवाल इन्हीं पे आ जाता है। सो योर कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, कॉम्प्लेक्स 2 आपका यहाँ पे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, थर्ड आपका यहाँ पे साइटोक्रोम थर्ड आपका यहाँ पे ओके सॉरी सेकंड मेरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, तीसरा मेरा साइटोक्रोम BC1 है, चौथा मेरा यहाँ पे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड पांचवा मेरा ATP सिंथेज एंजाइम होता है, जो कि अल्टीमेटली ATP को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन सारे कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू मूव करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे, सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो NADH से इसको ये इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका शुरू होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, NADH से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इट गोज टू द यूबिक्विनॉन व्हिच इज एक्चुअली अ मोबाइल कैरियर, ये आके अल्टीमेटली आपके कॉम्प्लेक्स 3 के पास लेके जाता है। सिमिलरली FADH2 जो कि सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, एंड ये भी आपका यूबिक्विनॉन, अल्टीमेटली दोनों से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यूबिक्विनॉन के पास जाते हैं, मोबाइल कैरियर होते हैं, और ये तीसरे के पास लेके जाते हैं, जो कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है साथ साथ यहाँ पे H+ को भी ट्रांसपोर्ट करता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपका अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। द H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, ये एक्चुअली आपके दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर वाली, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसमें ये सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होती है, और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे बनता है प्रोटॉन का ग्रेडियंट। ये काफी हद तक सिमिलर है जो हमने वहां पे अभी पढ़ा था, सिमिलर चीज हमने अभी आपकी फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ी थी ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, सेम यहाँ होता है। सो दिस इज वन वे बाय विच H+ इंक्रीजेस। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं साइटोक्रोम C के थ्रू, ये भी मोबाइल कैरियर है, ये चौथे के पास लेके जाता है, और ये भी क्या करता है, H+ को यहाँ प्रोटॉन को पंप करेगा, फिर से H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली स्टूडेंट्स इन सारे तरीकों से H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एक्सेप्टर जो यहाँ पे होता है दैट इज दिस ऑक्सीजन, ठीक है। कोई कहीं पर भी पूछ लिया जाए भाई, फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का आपका ETS के अंदर कौन होता है, दैट इज द ऑक्सीजन, ये सब याद रखेंगे। सो दिस इज द अल्टीमेट रोल ऑफ द ऑक्सीजन हियर, यही ऑक्सीजन का यहाँ मेन काम होता है ना, रेस्पिरेशन में इसीलिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, बात समझ में आई। एंड यस, सो अब बच्चे क्या हो जाएगा, अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को भी फिर से तोड़ा जाएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जितना भी H+ है वापस उसको निकाल के कहाँ फेंकेंगे, इन योर मैट्रिक्स, ठीक है। कौन करेगा, ATP सिंथेज एंजाइम करेगा, जिसमें कि अगेन इसके दो पार्ट है, F1 एंड F0, और बच्चे ये वाले पार्ट से जो है क्या होगा, आपका H+ ट्रांसपोर्ट होगा, और ये वाला आपका कैटालिटिक पार्ट होता है जो क्या करेगा, यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन करेगा, जितना भी यहाँ पे अवेलेबल ADP और PI है उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। बात समझ में आ गई सबको। नाउ ये आ गए हमारे पास में फाइनल रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हियर, है ना। आप देख सकते हैं किस तरह से 38 ATP टोटल मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन में फॉर्म हुआ। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो डायरेक्ट तो मेरा 2 ही बन गया, ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन ATP का 2 हुआ था, 2 NADH बने थे जिससे 6 ATP आ गए, क्योंकि एक NADH से 3 ATP बनते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में 6 ATP मेरे पास फॉर्म हो गए, 2 NADH है। सिट्रिक एसिड साइकिल में 6 NADH थे, 2 FADH2 थे और एक डायरेक्ट था। अच्छा आप ये देखो यहाँ पे 6 NADH 2 FADH2 ये सब क्यों लिखा है, 2 NADH यहाँ क्यों लिखा है पायरुवेट ऑक्सीडेशन में, बिकॉज हम एक ग्लूकोज की बात करें बेटा, एक ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज से अल्टीमेटली हमको यहाँ 2 पायरुविक एसिड मिले हैं,
एक पायरुविक एसिड से NADH, एक NADH मिलता है, लेकिन अगर सिट्रिक एसिड और इनकी बात करें तो हम अब यहाँ पे दो पायरुविक एसिड का अल्टीमेट प्रोडक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। वैसे तो 3 ATP और एक FADH2 होना चाहिए था, है या नहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये मेरा डबल हो चुका है। बात समझ में आ गई। एंड ओवरऑल नेट ATP मेरा कितना आ गया है, 38 आ चुका है। सो ये मेरा पूरा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट होता है। लास्ट टॉपिक मुझे यहाँ पे पहली चीज तो देखो ये एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंसेस हैं, बाकी तो ये सारी चीज हम बात कर चुके हैं, सेम ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, O2 है नहीं है, ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये खाली साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसमें ये सारे इवेंट्स है, इसमें ये इवेंट्स हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन ऐसी है, इसमें आपके प्रोडक्ट्स अलग है, ठीक है। यहाँ हाई एनर्जी यील्ड है, यहाँ पे बहुत कम है, ओनली 2 ATP। फेट क्या है, ये आपका मैट्रिक्स में जाएगा, इसका फेट है कि इनका क्या होगा, आइदर इथेनॉल बनेगा या फिर अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा, रीऑक्सीडाइज हो जाता है ETS के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ये फर्मेंटेशन स्टेप में रीऑक्सीडाइज होता है। टिपिकल प्लांट और एनिमल सेल में हो रहा है, ये यीस्ट में हो रहा है, और आपका किस में हो रहा है, मसल सेल में, ठीक है। चलो लास्ट आ गया तुम्हारे पास में स्टूडेंट्स दिस एम्फीबॉलिक पाथवे। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एम्फीबॉलिक पाथवे ये बताते हैं कि यार खाली ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होते हैं, सब यूज हो रहे हैं, सब किसी ना किसी जो है आपके लेवल पे आके इस साइकिल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ग्लूकोज का तो हमने देख ही लिया, एट द एंड इट कैन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, कोई भी शुगर होगा ग्लूकोज में बदल जाएगा और इसमें एंटर कर जाएगा। बात करते हैं फैटी एसिड्स की, तो ये आपको एसिटाइल कोएंजाइम एक ही स्टेज पे आके ज्वाइन कर लेते हैं। और अगर अमीनो एसिड की बात करें, ये पायरुवेट स्टेज पे भी आ सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ये स्टेज पे भी, यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी, तो इन सारी स्टेजेस पे जाके ये ज्वाइन करते हैं। और सबसे ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ये स्टेज पे जो है सारे सबस्ट्रेट आके आपको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट आगे तुम्हारे पास में आरक्यू, दैट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। भाई इस पे डायरेक्ट सवाल आया हुआ था, ये वाला ट्राइपैल्मिटिन, यही आपको दिया गया था, वहां पे एग्जैक्ट रिएक्शन दी गई थी और पूछा था कि इसका आरक्यू क्या है, और आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 0.7 होता है, तो वहां पे आपको 0.5 से 0.9 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। सो दैट वाज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा बाकी भी सबकी याद कर लो, रट लो अच्छे से भाई। होता क्या है आरक्यू, कितना CO2 इवॉल्व हो रहा है अपॉन कितना O2 एक्चुअली कंज्यूम हुआ, ठीक है। यहाँ पे आरक्यू वैल्यू पूरी 1 होती है, एग्जैक्ट 1 होती है, यहाँ पे 0.7 होती है, और बात करें अगर प्रोटीन्स की तो यहाँ पे 0.9 रहती है। तीनों वैल्यू को रट लो, कोई भी आ जाएगी तो तुमको याद रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा फॉर श्योर। ऑल द वेरी बेस्ट। सारे नंबर जरूर अच्छे से याद रखना, कहाँ पे कितना ATP बन रहा है, कहाँ पे कितना FADH2 रिलीज हुआ, कहाँ GTP बना, है ना, कौन सा प्रोसेस पे क्या हुआ, कौन सा प्रोडक्ट बना, कहाँ NADH बना, कितना NADH बना, कितना FADH बना, कितना ओवरऑल ATP, ये सारी बातें अगर तुमको याद हो गई, ये चैप्टर डन है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय।